हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 8th क्लास का जो इतिहास है, इतिहास की बुक को शुरू किया हुआ है और इसके अंतर्गत हम इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है, कब कैसे और कहाँ, वो डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, आज हमारा डिस्कशन रहेगा हम किस तरह जानते हैं, यानी इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, उन सभी के बारे में हमारे जो है आज डिस्कस होने वाले, हमारी चर्चा होने वाली है। अब तक हम इस क्लास के अंदर, चैप्टर के अंदर 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और देखिए, किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट वीडियो से लेकर अंतिम वीडियो तक उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, यदि हम अच्छे से इतिहास को जानना चाहते हैं। इतिहास को जानने का मूल मंत्र ही ये है कि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय उसके मूल से लेकर के, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के, शुरुआत से लेकर अंतिम बिंदु तक हमें वो चीज़ पढ़नी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अन्य वीडियो की भांति ये वीडियो भी पसंद आएगा। और चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम किस तरह जानते हैं, ये जानते इतिहास को, यानी इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। देखिए, भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर यही अराइज हुआ कि इतिहासकार इतिहास को लिखते समय कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, वो ये जानकारियाँ कहाँ से जुटाते हैं। तो देखिए, उस समय जो अधिकारी होते थे वो क्या करते थे, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। क्या तैयार करता है? अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख जहाँ पर विशेष ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आधिकारिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ पर दस्तावेज होते हैं, उनको रखा जाता है। और उनके अंदर जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो सारी नीतियाँ इनके अंदर लिखित रूप में होती हैं। तो देखिए, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। यानी अंग्रेजों के द्वारा या उस समय किसी भी काल के हम इतिहास को जानें तो उस समय के जो आधिकारिक रिकॉर्ड है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि आज भी लोगों की मान्यता है कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक यदि याद रखना चाहते हैं, किसी को आप कुछ उधार देते हैं, उस चीज़ को भी अगर जो शार्प रखना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ को लिखना चाहिए। लिखने से क्या होता है? लिखने से चीज़ें जो हैं, इंसान के दस्तखत होने से वो चीज़ें इंसान मुँह कर नहीं सकता, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेज़ों को ये लगता था कि लिखना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे महत्वपूर्ण है ये पहले। क्योंकि अंग्रेज़ों को भी लगता था कि जिन राजाओं के साथ आज हम संधि कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो उन संधियों से मना कर दें, ऐसे समझौतों से मना कर दें। इसलिए इन समझौतों को, इन संधियों को, इन सभी दस्तावेजों को ये संभाल कर रखते थे। उनके लिए हर दिशा निर्देश, हर योजना, हर नीतिगत फैसला, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना बहुत ज़रूरी होता था। हर योजना, नीतिगत जो फैसला होता था, क्योंकि उसी के आधार पर फिर नीतियां तैयार की जाती थी। और ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था लिखने के बाद, कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। यदि कोई त्रुटि है तो त्रुटि को तुरंत, तत्काल उसको जो है करेक्ट करके, सही करके, उसमें विभिन्न प्रकार की जो भी समझौते होते थे उनको लाया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। यानी कि लोगों ने अपने, यदि हम पिछला इतिहास उठाकर देखें, वर्तमान काल का भी यदि पिछला इतिहास उठाकर देखें, तो जहाँ पर भी राजनेता लोग आते थे तो वहाँ पर प्रतिवेदन देने वाले लोगों के, ज्ञापन सौंपने वाले लोगों के भीड़ लग जाती थी, हुजूम लग जाता था, जिससे कि मंत्री जो आता था, जहाँ पर मुद्दे की बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो पाती थी। तो इस प्रकार के जो वाद विवाद होते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते थे, अपने एक तरह से हल्फनामा तैयार करते थे, अपने एक बायोडाटा जो तैयार करते थे लोग, वो बायोडाटा, ताकि क्योंकि
कुछ समय पहले तक क्या था कि आपका एग्ज़ाम सिस्टम नहीं था, इंटरव्यू बेस्ड जो आपकी जो नौकरियां थी उसमें जो नेता को पसंद आ गया, जो नेता की चापलूसी करने वाले व्यक्ति हैं, वो लोगों को नौकरी करवा लगवाने में काफ़ी कामयाब हुई। ये ज्ञापन और प्रतिवेदन पर आधारित जो संस्कृति है ये उस समय से चली आ रही है। अंग्रेजों को देखिए, अब आगे देखिए क्या, अंग्रेजों को उस समय ये भी लगता था कि तमाम अहम जो दस्तावेज हैं, जो अहम दस्तावेज होते थे, उन अहम दस्तावेजों को क्या किया जाना चाहिए, ये जो अहम दस्तावेज हैं इनको और पत्रों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष, ये देखिए आज जिनको हम जो म्यूजियम बोलते हैं, जिनको अभिलेखागार, जिनको अजायब घर बोला जाता है, आज वो उस समय अभिलेख कक्ष कहलाते थे। यानी सारे सरकारी दस्तावेज इन अभिलेख कक्षों के अंदर रख दिए जाते थे। तहसील के लिए अलग से दफ्तर होता था, कलेक्ट्रेट के पास एक अलग से अभिलेख कक्ष होता था, कमिश्नर के पास एक अलग से अभिलेख कक्ष होता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए सभी के अलग अलग रिकॉर्ड रूम होते थे, और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, यानी जिसको कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आर्कीव, ये आर्कीव हुआ करते थे। और संग्रहालय जैसे संस्थान, आजकल जिसको हम संग्रहालय बोलते हैं, ये संग्रहालय जैसे संस्थान उसी समय की देन है। तो यहाँ पर देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा से विभिन्न प्रकार के जो पत्राचार होता था, उन पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागार कक्षों के अंदर देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए दिशा निर्देश, सुझाव, वो आज भी आपको जो अभिलेखागार हैं, विभिन्न कक्ष हैं, उनके अंदर आप अभी भी उनको देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक, शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। जैसे आजकल बच्चे एग्ज़ाम के अंदर नकल बना करके लेके जाते हैं, उस प्रकार की नकलें जो हैं अफसर लोग दफ्तरों के अंदर रखा करते थे उस समय, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की। और ये जो नकल बनाने वाले जो लोग थे, इनको खुशनवीस कहा जाता था, खुशनवीस या सुलेखनवीस, जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग होती थी। अच्छे हैंड राइटिंग वाले, अच्छे हस्तलेखन वाले लोग जो हैं ऐसा काम करते थे। इस प्रकार से उनसे ये काम करवाया जाता था। ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखने में माहिर हों। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई का भी जो है आविष्कार हो गया था, यानी छापे खाने का आविष्कार जो 19वीं सदी के मध्य तक आ गया था, इससे चीज़ों को संभाल कर रखना और भी आसान हो गया था। यहाँ पर ये एक म्यूजियम का सीन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो कि 1920 अंग्रेजों के शासन के दौरान का है, ये कलकत्ता के अंदर बनाया गया है भाई। जब कलकत्ता से राजधानी 1911 के अंदर दिल्ली शिफ्ट की गई थी, पहले ये कलकत्ता के अंदर बना हुआ था, लेकिन 1911 के अंदर जब दिल्ली को शिफ्ट किया गया तो इसका निर्माण हुआ। तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। जब नई दिल्ली बनी थी, रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर नई दिल्ली जो बसी हुई है, ये उस दौरान अभिलेखागार, क्योंकि ये पहले अपना जो अजायब अभिलेखागार है ये कलकत्ता में होता था, क्योंकि कलकत्ता भारत की राजधानी 1911 तक रही अंग्रेजों के शासन के दौरान। तो इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व रहा होगा, अंग्रेज इनको कितना महत्व देते थे। तो इस तकनीकी के विकास से, यानी तकनीकी विकास कौन सी, छपाई की तकनीक के आने से, इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतिलिपियां बनाई जाने लग गई। यानी कि अधिकारी के पास अलग से, और जो बनाने वाला है उसके पास अलग से, उसकी जो मास्टर कॉपी है, मास्टरपीस है, वो अलग से, यानी अलग अलग जिसको ज़रूरत हो उस प्रकार से उनकी प्रतिलिपियां बनाई जाने लग गई थी। अब यहाँ पर अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर्वेक्षण का बढ़ता हुआ महत्व। देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या था, सर्वेक्षण का चलन बहुत ज़्यादा हो गया था। सर्वेक्षण लोग क्यों करते थे, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों का आंकलन करने के लिए, आय को इकट्ठा करने के लिए, जो लोगों को से जो आय इकट्ठी करनी थी, जो टैक्स वसूलना था, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंग्रेजों को इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी।
अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। लोगों की क्या दिनचर्याएं हैं, लोग कितना कमाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कितने लोग कामगार हैं, इन सभी की जानकारी लेना इनके लिए महत्वपूर्ण था। तो इस सब के लिए क्या क्या 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया गया कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन कौन से प्रजाति के लोग रहते हैं, कौन कौन सी किस प्रकार की मिट्टी है। तो इस सभी प्रकार की जो है सर्वेक्षण किया जाने लग गया था वहाँ पर। तो इन सारी बातों का जानना अंग्रेजों के लिए बहुत ज़रूरी था। क्या विशेषता थी, क्यों जानना चाहते थे अंग्रेज? 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी शुरू की जाने लगी थी। देखिए, जनगणना के बारे में यदि हम बात करें तो 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो, जो लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो के काल के दौरान पहली बार जनगणना को शुरू किया गया। लेकिन ये प्रथम बार जो जनगणना थी, ये जो जनगणना है पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाई। उसके बाद 1881 के अंदर 1881 के अंदर पहली बार नियमित जनगणना, जो नियमित जनगणना है अपने, वो 1882 के 81 से शुरू हुई नियमित जनगणना 1881 से। और दौरान समय था लॉर्ड रिपन साहब उस समय अपना शासन चला रहे थे। रिपन साहब जो उस समय वाइसराय थे भारत के। तो उसके बाद लगातार भारत के अंदर ये जो है जनगणना का दौर चला हुआ है, जनगणना होती रहती है। तो जनगणना के माध्यम से क्या हुआ, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या अंग्रेजों के पास पहुंची। उनकी जाति का अंग्रेजों को पता चल गया, कौन से इलाके में रहते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, सब जानकारियां इकट्ठे करने में अंग्रेज कामयाब हुए। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी अंग्रेजों के द्वारा करवाए गए। यानी जो भी उनके महत्व की चीज़ें थी अंग्रेजों ने वो सारी चीज़ें करवाई। अपने महत्व की अंग्रेजों ने कोई चीज़ अछूती नहीं छोड़ी। अब इतने सर्वेक्षण करवाने के बाद ये अधिकृत रिकॉर्ड से इनसे हमें क्या पता चलता है, क्या पता नहीं चलता इन चीज़ों से। देखिए, ये अधिकृत जो रिकॉर्ड है, अधिकृत रिकॉर्डों में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए, रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी दस्तावेज हैं। ये जितने भी दस्तावेज हमें प्राप्त हुए ये सारे के सारे क्या हैं, सरकारी दस्तावेज हैं। यहाँ पर आपको एक ये दिखाई दे रहा है चित्र, जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको बंगाल का है ये चित्र। इसमें इस चित्र के अंदर देखिए क्या दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप, जो कि उस समय ये एक फोटोकार हुआ करते थे, एक फोटोग्राफ होते थे, उसके द्वारा ये चित्र बनाया गया था 1832 के अंदर। यहाँ से ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को चित्रों के अंदर कैसे दर्शाया गया है। अगले हिस्से में दिखाया, चित्रकार इस परियोजना को वैज्ञानिक स्वरूप का खास तौर पर जोर देना चाहते हैं। यानी जो चित्रकार है वो ये दर्शाना चाहता है कि उस समय वैज्ञानिक तौर तरीकों के माध्यम से किस तरह जो फोटोग्राफी है वो कितने महत्वपूर्ण हो गई थी, किस तरह से लोगों के जीवन को आगे बढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर देखिए, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई एक पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। देखिए, पुलिस की हड़ताल में देखिए क्या दर्शाया गया है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सुबह अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। यानी कि देखिए, उस समय भी बगावतें होती थी। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना क्या था, यानी हड़ताल करने वालों में से एक बंदा सामने आता है, एक व्यक्ति सामने आता है और वो क्या बताता है,
पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। देखिए कितने भयंकर उस समय की विडंबना को ये लोग दर्शा रहे हैं। यानी उस समय नौकरी करना लोगों के लिए कितना मुश्किल काम था। तो ये रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दर्शाए हुए हैं 1857 चित्र 6 के अंदर देखिए 1857 के विद्रोह की एक झलक जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। इसके माध्यम से हम ये देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार से लोग, तस्वीरों को भी ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। यानी चित्रकार इन चित्रों को किस वजह से बनाना चाहता है, क्या इसके अंदर दर्शाना चाहता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह पर दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खसूट में लगे हुए हैं। यानी यहाँ पर ये चीज़ें बिखरी हुई हैं। इन चीज़ों के साथ देखिए एक सिपाही के हाथ में आपको कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक ये जार टाइप की वस्तु यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जो बिखरी पड़ी हैं इन चीज़ों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस तस्वीर के नीचे ये जो बातें लिखी होती थी वो वहाँ के मनोदशा को दर्शाती हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम होती थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में अधिक जानकारी के साथ पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना ही दिया हुआ। देखिए रिकॉर्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो रिकॉर्ड्स इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों के बारे में पढ़ा, तो ये सर्वेक्षण क्यों करवाते थे। इनसे हमें यह भी पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। यानी इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है बागी सिपाही। बागी सिपाही यानी सिपाहियों को ये बागी घोषित करना चाहते थे। उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचा कर रखना चाहते थे, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग की जो उपज थे वो इन तस्वीरों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। यानी देश की अगर जो वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो विद्रोही जो जनता थी, विद्रोही जनता के द्वारा जो पत्र लिखे गए, विद्रोही नेताओं के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, उनका अध्ययन हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको खंगालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह रही, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर जानने होते हैं हमारे लिए। तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। यानी ये तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। अधिकारी अपने मतलब की जो बातें हैं वो इनके अंदर छापते हैं। आम जनता किस प्रकार से जीवन यापन करती थी उसके बारे में जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल काम है। उनको ढूंढना मुश्किल साबित होता है। क्यों? उनको संभाल कर नहीं रखा जाता था, जबकि सरकारी दस्तावेजों को संभाल कर अभिलेखागारों में रखा जाता था। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राएं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी अभी हम जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे, उस समय के जो दार्शनिक लोग थे, जो लेखक लोग थे, जो आम जनता से जुड़े हुए उनकी कठिनाइयों को समझने वाले लोग थे, जो अपनी डायरियाँ लिखते थे, उनका सहारा लेना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे छपाई खाने का विकास हुआ, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में आम बहसें होने लगी। चाय की दुकानों पर, नाई की दुकानों पर, जगह जगह पर जो लोगों का हुजूम होता, लोग जहाँ पर भी अखबार मिलते उसके अंदर जो हेडलाइंस पढ़ते, अनपढ़ लोगों को ये लाइनें पढ़कर सुनाई जाती। तो सुनने वाले और जो पढ़ने वाले लोग थे, जो आम जनता को जागरूक करना चाहते थे, इनकी जो हैं ऐसे स्थानों पर हुजूम लग जाते थे। काफ़ी भीड़ जो है, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए भी काफ़ी बातें लिखी। कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। यानी आम जनता ने खूब बढ़ चढ़ करके अपनी आम जनता की गतिविधियों को उजागर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे।
अब यहाँ पर एक समस्या और है, आम जनता जो कि किसान लोग ज़्यादा थे, मजदूर लोग ज़्यादा थे, उन लोगों का क्या रहा? इनसे हमें पता नहीं लगता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब, उनका अनुभव क्या रहा, उनका उस समय क्या हाल था। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी समझ विकसित होती चली जाएगी, आपको विभिन्न प्रकार के स्रोत जो हैं वो इसके माध्यम से मिलते चले जाएंगे। तो ये अपना जो अध्याय था, आज हमने इस अध्याय को बारीकी से जाना, समझा, और जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, अगला जो अध्याय रहेगा, वो अध्याय इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए अगले अध्याय के वीडियो में जाने से पहले इस चैप्टर की जो वीडियोज हैं, 2 या 3 जो वीडियो जो भी बनी हैं, उनको डिटेल में पढ़ना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके साथ लिंक बना करके इनको देख सकें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।